बचा कुचा ससुराल। सुबह के 6 बजे विशिष्ट निवास का नजारा कुछ ऐसा लगता था मानो दोपहर के 12 बज रहे हो। आज के जमाने में जहां सब 8, 9, 10 बजे उठते हैं, वहां विशिष्ट निवास में आज भी 6 बजे उठकर सभी योगा करना भी शुरू कर देते हैं। ये देखो इस लड़के का पेट, लगता है घर के अलावा बाहर भी चटर पुटर खाया जा रहा है। नहीं पापा जी, मैं बाहर कभी कुछ नहीं खाता। पैसे कहाँ होते मेरे पास, सब कुछ तो आपके अंडर ही है। क्यों, दोस्त नहीं है क्या तुम्हारे? वो भी तो तुम्हें कुछ खिला सकता है। तुम सबका बोझ अकेले उठाने का ठेका मेरा ही है क्या? किसी को बिगाड़ने के लिए पहले लोग मुफ्त में टुकड़े फेंकते हैं, और जैसी भूखमरी वाली आदत है तुम्हारी, तुमने वो टुकड़े लपा के लिए होंगे। बहू, आज ये नाश्ता नहीं करेगा, ध्यान रहे। जी पापा जी। अरे पर पापा जी, श्श। कुछ देर बाद एक एक कर सभी नहाने की लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आखिर उन्हें 8 बजे तक तैयार जो होना था, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो मस्ती करेंगे ही। अच्छा पिंकी, वरना मैं मुक्का मार दूंगा। मार के दिखा, मैं तुझे छोड़ दूंगी क्या? रुक तू। चीकू गुस्से में पिंकी की छोटी सी पिंक कलर की बाल्टी उठाकर ले आता है। पापा, चीकू ने मेरी बाल्टी ले ली, मैं भी तुम्हारी ड्राइंग कॉपी फाड़ दूंगी, जा। अरे प्रेम, जाकर इन बच्चों को रोक दो, यहाँ पापा जी हमारी क्लास लगा देंगे। प्रेम भागते हुए अपने भतीजा भतीजी को रोकने जाता है कि पिंकी फटक से ड्राइंग कॉपी फाड़कर पूरे हॉल को गंदा कर देती है, जिसे विशिष्ट देख लेता है। रुपेश की बहू, विक्रम की बहू, कहाँ हो दोनों? यहाँ आओ। जी पापा जी। मैं अभी बच्चों को अपने साथ ले जाती हूँ पापा जी। बच्चे नहीं संभल रहे तुम दोनों से? यहाँ तुम्हारी सास ने 4-4 बच्चे संभाल लिया और तुम दोनों से एक एक बच्चा नहीं संभल रहा। आज के बाद मेरे सामने इन दोनों में से किसी के मुंह से चू चा की आवाज निकली तो इन दोनों को कुएं में लटका दूंगा मैं। अपने दादाजी की ऐसी कड़ी बोली सुनकर दोनों बच्चे डर से कांपने लगते हैं। पूजा और प्रिया बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं। जल्दी जल्दी सभी तैयार होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ठीक 10 बजे खाने का टेबल तैयार हो जाता है और विशिष्ट डाइनिंग टेबल पर हमेशा की तरह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। भैया, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगी? सारी बातें तुम्हें खाने के वक्त ही करनी होती है क्या? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी को नहीं पसंद कि कोई खाने के वक्त बात करे। तो पापा जी को तो ये भी नहीं पसंद कि हम जिंदा रहे तो मर जाते हैं। किसी को अपने मन की भड़ास निकालनी है तो अपने ससुराल जाकर निकाले, यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप नेहा खाने का एक एक निवाला जहर की तरह निगलकर अपने कॉलेज चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नेहा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। हिम्मत जुटाकर नेहा एक दिन पापा से बात करने जाती है। पापा, वो मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तो मैं आगे एडमिशन ले लूँ? अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं जॉब कर लूँगी पापा जी। 12th के आगे भी पढ़ने लायक नहीं थी तुम, फिर भी मैंने ग्रेजुएशन करवा दिया। अब आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है या बच्चे संभालना है, अपने पति से पूछना, और अगर वो अलाउ करे तो हवाई जहाज उड़ा लेना, पर ये सब नखरे यहाँ मत करो। पर पापा, नेहा दिन भर अकेली बैठी घर में करेगी भी क्या? क्या करेगी? औरतों का काम क्या होता है, वही काम करेगी। अपनी दोनों भाभियों के साथ मिलकर घर संभालेगी। और तू क्या आजकल सभी के बीच बोलने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू इस घर में बदलाव अपनी किसी सहेली के लिए करना चाह रहा है? ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप? मैं तो बस नेहा के बारे में सोच रहा हूँ। पढ़ने का उसे कितना मन है, आगे पढ़ने देना चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। अगर वो खुद पढ़ी लिखी रहेगी तो अपनी पसंद का लड़का ढूंढ पाएगी। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, शादी में 1 रुपये का खर्च भी नहीं होगा। अपनी औकात और मेरी औकात की तुलना तुम मत करो। मैं अच्छे से अच्छे घर का लड़का ढूंढ भी सकता हूँ और उन्हें मुंह मांगे रकम देकर अपनी बेटी को विदा भी कर सकता हूँ। और जहाँ तक रही तुम्हारी महिला मित्र की बात, तो ऐसी बात भूल कर भी मत सोचना प्रेम, क्योंकि मेरे घर में मेरी पसंद की हुई हमारी बिरादरी की लड़की ही आएगी। कोई नीच लड़की मैं अपने घर नहीं आने दूंगा। इस बात पर प्रेम कहता भी क्या, वो कमरे में चला जाता है। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। क्या फ़ायदा रहकर? दिन में एक पल भी ऐसा नहीं होता कि आदमी चैन की सांस ले सके। इससे अच्छा तो शादी ही कर लो, कम से कम इस जेल से छुट्टी तो मिलेगी। यहाँ भी अब मुझे ही खाना पकाना है, उससे अच्छा कि ससुराल में पका लूँगी। रुपेश भैया, आप प्लीज़ मेरे लिए कोई अच्छे घर का लड़का ढूंढ दीजिए और अगले महीने तक मुझे विदा कर दीजिए। अरे बहन, तू तो पापा जी का नेचर जानती है। ये सब पापा जी ने गुस्से में बोला होगा। वो कम से कम साल भर लेंगे तेरी शादी करने में, तो ऐसे हड़बड़ी मत कर। दीदी ठीक कह रही रुपेश जी, इस घर में इसे सुखी कहाँ है। ना अपने मन का खा सकती है, ना पहन सकती है, ना अपने मन की पढ़ाई कर सकती है। बचपन से आज तक लड़कियों वाले स्कूल गई, बाद में लड़कियों वाले कॉलेज,
लड़का क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता होता। अगर मेरे भाई ना होते तो। इतनी बंदिश है। कैसे लाऊंगा मैं अपनी स्नेहा को इस जेल में। ऐसे ही एक रोज़ घर में कुछ मेहमान आते हैं और मेहमानों के सामने चाय नाश्ता लेकर पूजा पहुंचती है। प्लेट सिर्फ रखना नहीं है बहू, मेहमानों से पूछो भी तो किसे कितनी चीनी चाहिए चाय में। तू तो बूथ बनकर खड़ी हो गई। सॉरी माँ जी, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं अंकल जी? मतलब मैंने चीनी पूछने को कहा तो चीनी ही पूछेगी। अरे क्या खाएंगे ये भी तो पूछ सकती है। अरे भाई साहब से तू चाय पूछ ही क्यों रही है? इन्हें तो शुगर है। आप जब फ्री रहती हैं तो इन्हें ज़रा तौर तरीके सिखा कीजिए सुगंधा जी। मेहमानों के सामने इंसल्ट करवा दी मेरी। और जैसे ही पूजा मेहमानों को चाय परोसने के लिए झुकती है, उसके सर से पल्लू ज़रा सरक जाता है, जिसे देखकर विशिष्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सुगंधा को आंखों से इशारा करता है। बाहू ज़रा ठीक से। क्या हुआ माँ जी? सुगंधा उठकर पूजा का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा रसोई में ले जाती है। ये हुआ है, आज पल्लू सरकाया है, कल साड़ी पहनना ही छोड़ दोगी तुम दोनों। मम्मी जी मैं झुकी, उसमें पल्लू ज़रा सरक गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तो अब जानबूझकर ले चल मेरे साथ मेरे कमरे में, और प्रिया तुम भी चलो। सुगंधा ड्रॉर से सेलो टेप निकालकर अपनी दोनों बहुओं को पकड़ाती है। मैं भी औरत हूँ और 24 घंटे मेरे भी सर पर पल्लू रहता है, पर मेरा पल्लू तो नहीं सरकता। मैं समझ नहीं रही हूँ क्या कि तुम सब मिलकर क्या करना चाह रही हो, पर याद रखना इस घर में चलेगी तो तुम्हारे पापा जी की ही। लो इस सेलो टेप को अपने बालों में लगा लो और उस पर अपना पल्लू चिपका लो, और उसके बाद भी अगर पल्लू सरका ना तो फिर तुम्हारे पापा से मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाऊंगी। ये सब प्रेम दिख रहा था और घबरा रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड को इस घर में भूल कर भी मत लाना भैया। ले तुझे कैसे पता? कल रात को आप जब भाभी का कॉल लेने छत पर गए थे ना, तो मैं भी पीछे पीछे आ गई थी। मैंने सब सुन लिया था। मैं तो इस घर की बेटी हूँ, फिर भी आप देख रहे हो ना कितनी दुखी हूँ मैं यहाँ। कलाई तक ना दिखे ऐसे बड़े बड़े सूट पहनने पड़ते हैं मुझे। आज के ज़माने में कौन लड़की ऐसा जीना चाहेगी। मैं तो बस यहाँ से विदा होकर मुक्त होना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप भी कोई रास्ता निकालो अपने लिए। बस भाभी को इस घर में मत लाना भैया। नेहा के दोनों भाई मिलकर उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ देते हैं और नेहा खुशी खुशी अपने ससुराल की हो जाती है। प्रेम का एक सहारा नेहा, जिससे वो अपने मन की बात करता था, वो भी अब जा चुकी थी। पर उसके बाद भी विशिष्ट को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। एक रात 10:05 पर प्रेम अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। पूजा जाकर दरवाज़ा खोलती है, तभी वहाँ विशिष्ट हाथ में तकिया लिए आता है। घर में आने का टाइम 10 बजे का है और अभी 10:05 हो रहे हैं, तो ये रहा तकिया। बाहर आप कहाँ सोएंगे ये आप पर है। पर पापा बाहर बारिश हो रही है और मैं तो तकादाई तो करने गया था। विशिष्ट प्रेम के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और बारिश में प्रेम को गाड़ी में सोना पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा उसे कॉल करती है। तुमने फ़ोन नहीं किया, सब ठीक तो है ना? तुम टाइम पर तो घर पहुंच गए थे ना? 5 मिनट लेट हो गया था मैं, इसलिए पापा ने घर में घुसने ही नहीं दिया। हाँ, बाहर गाड़ी में सो रहा हूँ। मुझे छोड़ दो यार स्नेहा, तुम मेरे पीछे रहोगी तो तुम्हें भी एक दिन गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ दूंगी, पर क्या तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी? कब तक सहोगे ये सब? इंजीनियर हो तुम, नौकरी कर सकते हो, पर नहीं, तुम्हारे पापा को तुम्हें दुकान में ही बिठाना है और तुम भी किसी नौकर की तरह उनकी बात मान लेते हो। अरे भाई, जब खुद का कमाया पैसा रहेगा तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। स्नेहा की बात प्रेम के मन में बैठ जाती है। प्रेम जॉब के लिए दिल्ली में अप्लाई करता है और उसे नौकरी मिल जाती है और बिना देरी किए प्रेम अपना सामान बांध लेता है और अपने पापा और मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए कहता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ मम्मी, और इस बार मैं नहीं रुकूंगा। बहुत सह लिया मैंने, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। भाभियों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सेलो टेप लगा लगा कर पूजा भाभी का आधा सर गंजा हो चुका है, पर फिर भी किसी को उनकी इस हालत पर तरस नहीं आया। नेहा भी इस घर में आना नहीं चाहती। शादी के बाद 1 साल हो गया, वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई। यहाँ तक कि राखी भी उसने कुरियर कर दी। एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी वो यहाँ नहीं आना चाहती। ओ लॉर्ड साहब, किसी ने आपसे पूछा नहीं है तो हमें बताइए मत कि घर कैसे चलाना है। अपना सामान उठाइए और चलते बनिए। वैसे बता दूं, जिस बैग को उठाकर आप यहाँ से जा रहे हैं वो बैग भी मेरे पैसे से आई है। भैया रुक जाइए। रहने दो बहू, 2 दिन बाहर का सड़ा गला खाना खाएगा तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। और खुद अपने बेटे को दरवाजे से बाहर कर विशिष्ट घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। पहले नेहा और अब प्रेम
विशिष्ट निवास को छोड़ चुके थे। ऐसे ही सुबह के नाश्ते के बाद विशिष्ट दुकान जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं दुकान निकल रहा हूँ, तुम दोनों भी पीछे से आ जाओ। जी पापा। दुकान खोलने का वक्त ठीक 11 बजे का था और विशिष्ट 11 बजे दुकान खोल देता है। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच जाता है, पर रुपेश को जरा सी देर हो जाती है। और क्या था, विशिष्ट उसकी बैंड बजा देता है। दुकान को मजाक बना दिया है तुमने। तुम्हें पता है जबकि हम तीनों की मौजूदगी में ही दुकान का शटर उठाता हूं मैं, तो ये गलती कैसे हुई तुमसे? आज पूरे दिन जब तक दुकान खुली रहेगी तुम दुकान के बाहर ही खड़े रहोगे। एक एक कस्टमर आते जाते हैं और सभी रुपेश की किस्मत का या तो मजाक उड़ाते या उस पर तरस खाते। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। क्या कुछ नहीं कहते विशिष्ट भाई साहब अपने बच्चों को, पर कोई एक चूं नहीं करता। ये कोई उम्र है बेटे को सजा देने की? इस उम्र में कौन बाप अपने बेटे को रोड पर ऐसी कड़ी धूप में खड़ा कर देता है? मन छोटा मत करना रुपेश, ये किस्मत है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों का रुपेश पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि अब उसे तो ये सब सहने की आदत हो गई थी। एक शाम को पूरा परिवार तैयार होकर पड़ोसी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचते हैं। एक हाथ से अपने सर का पल्लू पकड़े, दूसरे हाथ से प्लेट पकड़कर पूजा किसी तरह खाना खाने की कोशिश कर रही थी। अगर पल्लू छोड़ा और पल्लू सरक गया, वो भी इतने लोगों के बीच, तब तो पापा जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसे खाना खाओ तो कैसे खाओ, भूख भी बड़ी जोर की लग रही है। कहते ना, जब वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। और ऐसा ही कुछ पूजा के साथ हुआ। पूजा जैसे ही एकदम आगे बढ़ती है, उसकी साड़ी उसके पैर में फंस जाती है। पर वो तो ना तो अपना पल्लू छोड़ सकती थी, ना खाने की प्लेट, और पूजा सभी के सामने ज़मीन पर गिर जाती है। पूजा हाथ दो, गिर कैसे गई? कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद उठ जाऊंगी। अगर मैं आपको हाथ दूंगी तो पल्लू कैसे संभालूंगी? मुझ तक तो ठीक था, पर मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है ये सब? सभी के सामने पूजा का मजाक बन गया। बस अब बहुत हुआ। और सभी के बीच रुपेश पूजा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस ले आता है। पिंकी बेटा, अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना घर, अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ छोड़कर रुपेश पूजा के मायके शिफ्ट हो जाता है। और इतने बड़े घर में जहाँ एक साथ काफिला रहता था, अब गिनकर 5 लोग बच जाते हैं। पर फिर भी विशिष्ट तो वैसा का वैसा ही रहता है। वही समय पर उठना, खाना, सोना। दादू अपनी पेन दो ना। तुम्हारे पास अपनी पेन है ना, अपना पेन इस्तेमाल करो, किसी से उनकी चीज़ नहीं मांगते। पर आप तो मेरे अपने दादू हो, अब तो पिंकी भी चली गई, मैं अब किसके साथ खेलूं? अपने काम को पूरा कर विशिष्ट जैसे ही बाथरूम जाता है, चीकू उसकी पेन को लेकर उससे खेलने लगता है। बाथरूम से बाहर आते ही जैसे ही विशिष्ट चीकू को अपने पेन से खेलते देखता है, वो बिना कुछ सोचे अपनी छड़ी से चीकू को जोर से मारता है, जिससे उसके बदन पर निशान पड़ जाते हैं। चीकू दर्द से जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी विशिष्ट के कमरे में पहुंचते हैं, जहां अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर आज प्रिया भी बोल पड़ती है। कब तक बर्दाश्त करेंगे विक्रम जी ये सब? बाकी सब तो चले गए इस घर को छोड़कर। आप कब जाएंगे? जब मेरा बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा तब। ना इसे यहाँ बोलने दिया जाता है, ना खेलने दिया जाता है। डिप्रेस्ड रहने लगा है मेरा बच्चा। आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मैं चीकू को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम चीकू को तैयार करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इस घर में विशिष्ट और उसकी बीवी के अलावा बचे 3 लोग भी आज इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जाइए जी, उन्हें रोकिए। इस घर में अब ऐसा कोई नहीं बचा। इस बचे कुछ ससुराल में जो गिनती के लोग हैं उनको तो जाने मत दीजिए। क्यों रोकूं मैं? किसी को जाना है तो जाए, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। प्रेम के वक्त भी आपने यही कहा था और रुपेश के वक्त भी। आया क्या कोई वापस? बाहर कितना भी दुख मिले, कोई भी इस दलदल में वापस नहीं आना चाहता। सोचिए ज़रा कितना दर्द दिया है अपने बच्चों को। विमला बता रही थी कि नेहा को बच्चा हो गया, पर उसने हमें फ़ोन करके बताया भी नहीं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी इस घर की गरिमा है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन ही मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है। और जो इन 3 में से किसी भी स्तंभ को ठेस पहुंचाएगा, उसे इस घर से निकालने में मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मेरे लिए मेरा अहम ही सब कुछ है। मेरी ही गलती हो गई जो मैं आपका साथ देती रही, और इस सब के चक्कर में पूरा परिवार टूट गया। बचा ही क्या है इस ससुराल में? बस हम 2 बूढ़े लोग, ना बच्चे रहे, ना बेटी रही, ना बेटे रहे। पर आप टस से मस नहीं हुए। यही चाहते थे ना आप कि इस घर में शांति बनी रहे।
शांति तो बनी रहेगी मिस्टर विशिष्ट, क्योंकि अब इस घर में आप अकेले रहेंगे अपने अहम के साथ। मैं अपने पोते पोतियों के पास जा रही हूँ। और ये कहकर सुगंधा अपनी कलाइयों से चूड़ियाँ उतार कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है कि विशिष्ट कहता है, आप इस घर की रौनक है सुगंधा जी, ये घर आपसे है, आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, बुला लीजिए सभी को वापस। ये कहकर विशिष्ट अपनी छड़ी को मार कर तोड़ देता है। सुगंधा सभी को वापस बुला लेती है और सब कुछ खुशहाल हो जाता है।